जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये पुणे का जो एक्सीडेंट मामला हुआ है, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है किसी मूवी की कहानी चल रही है। मतलब हम लोग मूवीज में ही देखा करते थे कि किसी अमीर घर की बिगड़ी हुई औलाद किसी गरीब के साथ कुछ बुरा कर देती थी, और फिर वो अमीर घर के लोग किसी एक ना गरीब को पकड़कर बोलते थे कि भैया हम तुझको इतना पैसा देंगे, तेरे परिवार वालों को इतना पैसा देंगे, या डराते थे, धमकाते थे, कुछ भी करते थे। एंड पूरा का पूरा जुर्म जो है वो उसके सर डाल देते थे। मतलब पुणे पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, इसने पोर्श एक्सीडेंट केस में शनिवार को नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अब आपके जहन में यही बात आएगी कि यार आखिर दादाजी को क्यों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जो पोते के दादाजी हैं, उस पर फैमिली ड्राइवर को बंधक बनाने का आरोप है। इस मामले में नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल भी आरोपी हैं। पुलिस ने उसे 21 मई को ही गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स के मुताबिक 18-19 मई की रात हादसे के बाद आरोपी के दादा और पिता ने नाबालिग को बचाने के लिए ड्राइवर को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण करना, जिसके अंडर में आता है, और 368 गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखने के तहत मामला दर्ज किया है। 42 साल के ड्राइवर ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि घटना के तुरंत बाद मुझे सुरेंद्र अग्रवाल का फोन आया। वे फोन पर पहले चिल्लाए, फिर अपनी BMW कार में जबरन बिठाकर मुझे अपने बंगले पर ले गए। वहां 19-20 मई तक मुझे कैद रखा, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि भाई जब ड्राइवर जब इनने बोला ना कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तब ये सवाल उठा था कि यार अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, 2 दिन बाद क्यों उसका बयान निकलकर सामने आया। ऐसे में ड्राइवर के मुताबिक नाबालिग के पिता और दादा ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। उन्होंने हादसे का इल्जाम लेने के लिए पैसे का लालच दिया और कहा कि वे उसे जल्द ही जेल से निकाल लेंगे। दोनों ने धमकी भी दी और कहा कि इस बारे में किसी से बात की तो याद रखना कि मेरी पत्नी मतलब याद रखना कि हम तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइवर ने बताया कि मेरी पत्नी ने मुझे वहां से छुड़ाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पोर्श से अनीश अश्विनी को कुचलने वाला छूट जाएगा, क्योंकि केस बहुत हद तक ना कुछ कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि एक MLA और आरोपी के पिता पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। FIR करने वाला भी कहीं ना कहीं पलट गया है। दरअसल पुणे का हाई प्रोफाइल एरिया है कल्याणी नगर। यहां बने 23 मंजिला ट्रम्प टावर से सिर्फ 200 मीटर दूर फुटपाथ पर एक लड़की और एक लड़के की फोटो रखी है। ये फोटो 25 साल के अनीश अवधिया और 24 साल की अश्विनी कोष्टा की। आने वाले जाने लोग रुकते हैं, फोटो पर फूल चढ़ाते हैं और अपनी बात कहकर अपने मन में जो भी श्रद्धांजलि उनको देनी रहती है वो करके रुके वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। 19 मई की रात एक पोर्श कार ने बाइक से जा रहे अश्विनी और अनीश को टक्कर मारी थी। दोनों की मौके पर ही आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि कार पुणे के नामी बिल्डर विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा चला रहा था। हालांकि अग्रवाल परिवार का दावा है कि कार उनका बेटा नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक आरोपी के माता पिता ने ड्राइवर को पैसे ऑफर किए ताकि वो पुलिस के सामने कार चलाने की जो बात है उसको कबूल कर ले। हर दिन के साथ बदल रहे इस पूरे मामले को समझने के लिए अगर हम लोग इस पूरे केस को देखें तो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें आपको ऐसी दिखेंगी कि आपको लगेगा कि यार ये वाकई में पूरा पूरा मामला सिर्फ पैसे के दम पर फिल्मी हो चुका है। दरअसल काफी सारी चीजें हैं जो कि इसमें निकलकर सामने आ रही हैं। अगर मैं मेन तौर पर बात करूं तो ऐसी 5 वजह हैं जो केस को इस समय कमजोर कर रही है। सबसे पहले तो यही कि एक्सीडेंट के वक्त काफी भीड़ थी, लेकिन गवाही सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर ने दी, वो भी लगातार बयान बदल रहा है। केस में FIR कराने वाला अनीश और अश्विनी का दोस्त भी डर की वजह से सामने नहीं आना चाहता, वो भी बयान बदल रहा है। मतलब ये चीज हम लोग अक्सर मूवीज में देखते हैं कि भीड़ तो काफी रहती है लेकिन कोई सामने नहीं आता, और कुछ ऐसा ही इस मामले में भी हो रहा है। मतलब अगर वो लड़का उस कार से बाहर निकला था या उसको किसी ने निकाला था तो कोई तो होगा ना जिसने ये काम किया होगा, कोई सामने ही नहीं आ रहा। और ऐसे न जाने कितने ही वीडियो हम लोग ऐसे भी रोजमर्रा देखते रहते हैं जहां पर कि भीड़ तमाशा देखती रहती है पर आगे बढ़ के कोई कुछ करता नहीं। दूसरी बात, आरोपी का जो परिवार है वो काफी रसूखदार है। आरोप है कि नाबालिग के पिता ने बेटे की मदद के लिए NCP विधायक सुनील टिंगरे को फोन किया था। सुनील टिंगरे रात में ही यरवदा पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस ने भी आरोपी को VIP ट्रीटमेंट दिया। उसका लिकर टेस्ट जो होना था वो भी 8 घंटे बाद कराया गया था। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के मुताबिक आरोपी ने पब में 48,000 रुपए खर्च किए थे। उसकी शराब पीते हुए CCTV फुटेज भी सामने आए। इसके बावजूद नाबालिग होने की वजह से उसकी बजाय शराब परोसने वाले को ही सजा हो रही। चौथी बात, पुलिस ने पहले FIR में गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई थी, बाद में उसे इरादतन हत्या की धारा में बदल दिया। अब ये कंफ्यूजन कोर्ट में केस को कमजोर करेगा। अगर साबित हो गया कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो नाबालिग छूट भी जाएगा। हालांकि अब जब ड्राइवर ने ही आरोप लगा दिया दादा के ऊपर तो थोड़ी सी ये बात स्ट्रांग हो जाएगी। एक और बात यह है कि आरोपी को नाबालिग होने का फायदा भी मिलेगा।
मौजूदा कानून के मुताबिक किसी नाबालिग को ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा ही सुनाई जा सकती है और यह सजा भी उसको बाल सुधार गृह में काटनी होती है। हालांकि इस केस में पुलिस ने आरोपी को बालिग की तरह ही ट्रीट करने की गुजारिश करी। वहीं केस में आरोपी पर पहले आईपीसी की धारा 304 ए लगाई गई थी। यह धारा होती है गैर इरादतन हत्या के मामले की। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी सजा नहीं होती, 2 साल की सजा होती है। जमानती धारा होने की वजह से आरोपी को आसानी से बेल भी मिल जाती और इसीलिए इसको बेल भी मिल गई थी। मामले ने जब सोशल मीडिया के ऊपर तुल पकड़ा, लोगों में गुस्सा आया, तब पिछली धारा को बदलकर 304 किया गया। इसका मतलब हुआ कि आरोपी ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया है। इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। इस मामले में धारा 304 को साबित करना पुलिस के लिए मुश्किल होगा। कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है कि आरोपी दोनों को मारना चाहता था। दूसरी बात शराब पीकर कार चलाने की। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगती है। इसके तहत अगर 1000 ml खून में 30 mg एल्कोहल निकलता है तो मानेंगे कि शराब पी हुई है। इसमें सिर्फ 6 महीने तक की सजा है और यह भी आरोपी के बालिग होने पर होती। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 कहती है कि आरोपी को किसी भी हालत में जमानत देना ही है। हालांकि जज अपराध की गंभीरता को देखते हुए 7 साल से ज्यादा की सजा वाले केस में आरोपी को बालिग मानते हुए जमानत देने से इनकार कर सकता है। इस केस में अगर आरोपी को बालिग माना गया तो अपने अपराध के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा और उसके पिता को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह बार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी भी अवैध हो जाएगी। हालांकि इस केस में पिता को सेक्शन 199A के तहत गिरफ्तार किया गया। इसमें बच्चे के अपराध के लिए पिता को दोषी माना जाता है और इसमें सिर्फ 3 महीने की सजा है। इसके साथ ही पिता पर सेक्शन 75 भी लगाया गया है। इसके तहत अगर गार्जियन बच्चे को एकदम छोड़ देते हैं, उसे ऐसा माहौल देते हैं कि वो अपराध करने पर मजबूर हो जाए, इसे साबित करना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगा। नाबालिग को बालिग करार देते ही यह सेक्शन पिता पर अप्लाई नहीं होगा। यहां पिता को आरोपी इसलिए बनाया गया है क्योंकि आरोपी माइनर है। निर्भया केस में भी नाबालिग आरोपी को बालिग की तरह ट्रीट किया गया था, लेकिन उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ था। कॉर्पोरेट मंत्रालय में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक विशाल अग्रवाल के पास में 601 करोड़ की चल और अचल संपत्ति। पुणे की सोशल वर्कर विनीता देशमुख ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद किसी जनसेवक को पीड़ित के पास जाना चाहिए, लेकिन यहां के एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे पहले यरवदा पुलिस स्टेशन गए। उनके कहने पर ही आरोपी लड़के को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, उसे पिज्जा बर्गर खिलाया गया। एफआईआर को डाइल्यूट कर धारा 304A में केस दर्ज किया गया। आरोपी के वकील असीम सरोदे ने तर्क दिया कि नाबालिग के लिए समाज में गुस्सा है, बाहर रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए कोर्ट ने आरोपी को 5 जून तक चाइल्ड डिटेंशन सेंटर में रखने का आदेश दिया है। 2-3 महीने में पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी, तब पुलिस अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी। इसके बाद अदालत तय करेगी कि बच्चे को नाबालिग के तौर पर केस चलाया जाए या नहीं। कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि चाइल्ड डिटेंशन सेंटर में रहने के दौरान पुलिस लड़के से पूछताछ कर सके। लड़के को बालिग ट्रीट करते हुए मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, यह पुलिस जांच पर निर्भर करेगा। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से आरोपी नाबालिग को थाने में जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था उसके भी आरोप लगे। इस पर पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि कार से बाइक में टक्कर मारने वाला लड़का पूरे होश में था। उसके परिवार ने दिखाने की कोशिश करी है कि ड्राइवर कार चला रहा था, लेकिन ऐसा नहीं। जांच में पता चला है कि कार 17 साल का नाबालिग ही चला रहा था। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चश्मदीद के स्टेटमेंट हमारे पास है। जिन लोगों ने ड्राइवर के गाड़ी चलाने की बात प्रचारित करी है उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंटरनल इंक्वायरी में कुछ लोकल अधिकारियों के बारे में चूक की बात भी सामने आई। आरोपी के गिरफ्तार होने के तुरंत बाद ब्लड सैंपल लिया गया था। एविडेंस में ऐसे किसी तरह की छेड़खानी ना हो, इसीलिए शाम को एक और ब्लड सैंपल लिया गया। ये सैंपल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजे गए। इससे क्लियर हो जाएगा कि आरोपी ने शराब के अलावा कोई और ड्रग तो नहीं लिया था। हमने सबसे पहले 19 तारीख को सुबह 8 बजे 304A के तहत केस रजिस्टर किया था। आरोपी को पता था कि वो जो कर रहा है उससे किसी की जान जा सकती, इसलिए हमने केस में धारा 304 लगाई। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आरोपी को सजा दिला पाएंगे। इस केस में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। एक्सीडेंट के बाद यरवदा पुलिस स्टेशन के 2 अफसर मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कंट्रोल रूम में हिदायत ही नहीं दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान जोन 1 के डीसीपी भी नाइट राउंड पर थे, उन्हें भी हादसे की जानकारी नहीं दी गई। इस मामले में एसआई राहुल जगदाले और विश्वनाथ टोडकरी को सस्पेंड कर दिया गया है। केस सामने आने के बाद महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री सोनाली पी तनपुरे ने ट्वीट किया कि आरोपी लड़के की वजह से उनके बेटे को स्कूल छोड़ना पड़ा था। उन्होंने लिखा कि मेरा बेटा और आरोपी एक ही क्लास में पढ़ते थे। मेरे बेटे को उसके कुछ दोस्तों ने बहुत परेशान किया। मैंने उनके माता पिता से शिकायत करी थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस मामले में अब काफी सारी चीजें सामने आ रही हैं और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसी होती जा रही हैं जिनको देखकर आपके भी दिमाग में सवाल पे सवाल ही पैदा होंगे। आपके दिमाग में कोई बात है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।